लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक कवर कर लिया है टेम्पल आर्किटेक्चर थॉरोली, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर थॉरोली। तो आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। कोशिश ये रहेगी कि थोड़ा सा हम लोग समझ लें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को, और उसके बाद टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। यस, गुड इवनिंग। तो सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर या हिंद इस्लामी स्थापत्य कला, और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू टेम्पल आर्किटेक्चर। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर मीन्स व्हाट? इसका हिंदी में मीनिंग होता है हिंद इस्लामी स्थापत्य कला। हिंद इस्लामी स्थापत्य कला। The name itself suggests that it was the mixture of Indian and Islamic architectural style. It was started flourishing since the advent of Turkish rule in India. यानी नाम से पता चल रहा है कि हिंद इस्लामी स्थापत्य कला वस्तुतः भारतीय और इस्लामी स्थापत्य कला का मिश्रण है, मिक्सचर है। और इस स्थापत्य कला का उदय और विकास की प्रक्रिया कब आरंभ हुई? तो इस स्थापत्य कला के उदय और विकास की प्रक्रिया तुर्क शासन की स्थापना के साथ आरंभ होती है। यानी आप कह सकते हैं लेट, यानी लेट के जगह पर ज्यादा अच्छा वर्ड है, 1190 के दशक से भारत में हिंद इस्लामी स्थापत्य कला के विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है। तो 1190s ऑनवर्ड्स क्या स्टार्ट हो रहा है इंडिया में? द इवोल्यूशन एंड द ग्रोथ ऑफ द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। दो चार फीचर्स देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को समझेंगे। इसका विकास कैसे हुआ? दिल्ली सल्तनत के राजाओं के समय, फिर भारत के क्षेत्रीय मुस्लिम राजवंश के समय, और अंततः अपने चरमोत्कर्ष पर कब पहुंचता है? तो उत्तर है मुगल शासन काल में। तो इसका बिगिनिंग कब स्टार्ट हुआ? दिल्ली सल्तनत के टाइम में। उसके बाद फिर ये और फ्लरिश हुआ कब? रीजनल मुस्लिम किंगडम्स। और फाइनली ये अपने क्लाइमेक्स पर कब पहुंचता है? तो क्लाइमेक्स पर पहुंचता है मुगल डायनेस्टी के टाइम में, मुगल राजाओं के समय। तो देखिए, समझिएगा, भारतीय जो स्थापत्य कला की शैली है उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्राबियत। त्राबियत, त्राबियत स्टाइल। त्राबियत स्टाइल ये किस पर डिपेंडेंट है डियर? तो ये डिपेंडेंट है, देखिए, ये एक हॉरिजॉन्टल पिलर या बीम कहते हैं, जिसको इंग्लिश में लिंटेल भी कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल जो कि किसको होल्ड करता है? तो ये होल्ड करता है रूफ को। तो एक क्षैतिज संरचना होती है, स्तंभ की जैसी होती है, लेकिन कैसी होती है? क्षैतिज। क्लियर ना? जिसे हम लोग धरनी भी कहते हैं, इंग्लिश में लिंटेल कहते हैं। और उसके बाद जो वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है, ये वाला स्ट्रक्चर, वर्टिकल स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको पिलर भी कहा जाता है या पोस्ट भी कहा जाता है। तो भारत की जो स्थापत्य कला की शैली है वो किस पर आधारित है? वह आधारित है लिंटल और पोस्ट, या लिंटल और पिलर पर। ठीक ना? इधर आइए, जो इस्लामी स्थापत्य कला है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है आर्कुएट स्टाइल। इंग्लिश में आर्कुएट स्टाइल, इस्लामी स्थापत्य कला को। और ये किस पर बेस्ड है? तो इसमें होगा आर्च, यानी हिंदी में इसे हम लोग मेहराब कहेंगे, मेहराब, और दूसरा डोम यानी गुंबद।
ये है क्या, ये है आर्च यानी मेहराब। तो इस्लामी स्थापत्य कला में गुंबद और मेहराब, और भारतीय स्थापत्य कला में लिंटल और पोस्ट या पिलर पर आधारित है। और क्या नाम दिया गया है इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल और इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल, इसके बारे में आपको एक आइडिया मिल गया। उसके बाद और क्या देखें भाई, और क्या समझते हैं। बहुत डिटेल तो हम लोग नहीं समझने जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल में बड़े पत्थरों का यूज होता है, हेवी स्टोन्स का यूज होता है। क्लियर। और उधर तब तक जो इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसमें छोटे छोटे पत्थरों का यूज होता है, स्मॉल स्टोन्स का यूज होता है। बड़े पत्थरों को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, तो उसके लिए एक सिस्टम यूज किया जाता है, उसको कहा जाता है इंटरलॉकिंग सिस्टम। इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या है भाई? इंटरलॉकिंग सिस्टम, ये एक पत्थर है, इसमें बीच में एक ऐसी संरचना बनाई गई और फिर इधर दूसरा एक पत्थर लिया और इसमें इस तरह की संरचना बना दी गई, इसको जोड़ दिया गया और देखिए ये भी जुड़ गया। ये क्या कहलाया? इंटरलॉकिंग सिस्टम। ये किसमें होता है भाई? तो ये होता है आपका इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल में इंटरलॉकिंग। तो सामान्यतः बड़े स्तर पर गारे के रूप में, सीमेंटिंग मटेरियल के रूप में चूना और जिप्सम का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आपको बताया था बृहदेश्वर मंदिर की जो पत्थर हैं वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, तो कोई बाइंडिंग मटेरियल नहीं है, कोई सीमेंट का यूज नहीं किया गया है, बल्कि इंटरलॉकिंग सिस्टम के द्वारा। कभी कभी क्या होता था, कभी कभी होगा ऐसा कि मान लिया जाए ये एक पत्थर है ना, और दूसरा ये एक पत्थर है, इन दोनों के बीच में होल है और इस होल में क्या डाल दिया जाएगा? लोहा पिघलाकर डाल दिया जाता है ताकि दोनों जुड़ जाए। इस तरह से भी होता था, तो वो भी बेसिकली एक इंटरलॉकिंग सिस्टम का ही एग्जांपल है। लेकिन जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है उसमें जो मैसन वर्कर हैं, जो कारीगर हैं, आर्किटेक्ट हैं, इन लोगों ने क्या यूज किया? सीमेंटिंग मटेरियल के रूप में यूज किया लाइम का और जिप्सम का, यानी गारे के रूप में, जोड़ने वाला तत्व के रूप में किसका यूज करेंगे? हाँ, चूना यानी लाइम और दूसरा जिप्सम। यह भी पता चल गया आप लोगों को कि भारतीय स्थापत्य शैली को हम लोग कहेंगे त्राबियत और इस्लामी स्थापत्य शैली को कहेंगे आर्कुएट। भारतीय स्थापत्य शैली में बीम और पिलर का यूज हो रहा है, समझ गए? स्तंभों का यूज हो रहा है। कैसा स्तंभ? क्षैतिज और लंबवत स्तंभ का यूज हो रहा है। उधर तब तक इस्लामी स्थापत्य शैली में गुंबद का प्रयोग हो रहा है और किसका? मेहराब का। फिर सामान्यतः जो भारतीय स्थापत्य शैली में बड़े पत्थरों का यूज होता है, बड़े स्टोन्स का यूज होता है, और इनको कैसे जोड़ा जाता है? तो सामान्यतः इंटरलॉकिंग सिस्टम के द्वारा जोड़ा जाता है। जबकि दूसरी तरफ इस्लामी स्थापत्य कला में छोटे पत्थरों का यूज होगा, स्मॉल स्टोन्स का, और उनको जोड़ने के लिए, पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंटिंग मटेरियल के रूप में, बाइंडिंग मटेरियल के रूप में, जोड़ने वाले तत्व के रूप में किसका प्रयोग होगा? चूना या फिर जिप्सम का प्रयोग होगा। ये दो पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ गया। अब देखें और क्या है भाई। तो यहां अब बात करने जा रहे हैं अलंकरण। भारतीय स्थापत्य कला में अलंकरण के लिए, दीवारों को सजाना है आपको, आप किसका प्रयोग करेंगे? आप प्रयोग करेंगे मूर्तियों का, आप प्रयोग करेंगे चित्रकला का। क्लियर? आप प्रयोग करेंगे ज्यामिति चिन्हों का, आप प्रयोग करेंगे कलश, है ना, कलश, कलश, कमल, स्वास्तिक सिंबल, इन सब का प्रयोग करेंगे। लेकिन क्या इस्लामी स्थापत्य कला में अलंकरण के लिए, डेकोरेशन ऑफ द वॉल के लिए इन सारे तत्वों का प्रयोग होगा? आंसर है नहीं, कुछ ही तत्वों का प्रयोग होगा। इस्लाम में मूर्ति आप नहीं बना सकते, जीवित तत्वों की मूर्ति नहीं बना सकते। तो
क्या है प्रोहिबिशन इस्लाम में? तो अंडर इस्लाम देयर इज अ प्रोहिबिशन टू मेक अ स्कल्पचर ऑफ व्हाट? लिविंग बीइंग, यानी ह्यूमंस का आप स्कल्पचर नहीं बना सकते, ह्यूमंस का आप इमेज नहीं बना सकते, ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड है अंडर इस्लामिक प्रिंसिपल। तो फिर ये अलंकरण के लिए क्या यूज करेंगे? तो अलंकरण के लिए एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, अमूर्त तत्वों का प्रयोग किया जाएगा, जैसे ज्यामिति चिन्ह, ज्योमेट्रिकल डिजाइन। क्लियर? और कुरान की आयतें, वर्सेस ऑफ द कुरान, तो कुरान की आयतें लिखी जाएंगी, ज्यामिति चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। कहां पर? तो बिल्डिंग के अलंकरण के लिए, वॉल के अलंकरण के लिए, यानी दीवारों के अलंकरण के लिए, डेकोरेशन के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? क्या बताया आपको? ज्योमेट्रिकल डिजाइन और वर्सेस ऑफ कुरान। क्या होगा भाई? यहां लिख देता हूं, ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स, ठीक है भाई, ज्यामिति चिन्ह और क्या? कुरानिक वर्सेस का यूज किया जाएगा, कुरान की आयतों का यूज किया जाएगा। हां, बाद में चलकर कुछ हिंदू मोटिव्स, जैसे लोटस, जैसे बेल, घंटी, लोटस यानी कमल, कलश, इन सब तत्वों का भी प्रयोग किया जाएगा, लेकिन मानव आकृति नहीं बनाई जाएगी, ह्यूमन के फिगर ड्रॉ नहीं किए जाएंगे, ह्यूमन का इमेज, ह्यूमन का स्कल्पचर नहीं बनाया जाएगा। अलंकरण वाला आपको मैंने बताया। अब अलंकरण के लिए, दीवारों पर अलंकरण के लिए ये लोग कैलीग्राफी का, यानी हिंदी में कहते हैं सुलेखन का प्रयोग करते हैं। इस कैलीग्राफी में क्या होगा? कैलीग्राफी में वही कुरान की आयतें लिखी जाएंगी या फिर ज्यामिति चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? अब देखिए, जिस कैलीग्राफी का ये लोग प्रयोग करेंगे, कौन? इस्लामिक कैलीग्राफर, वो दो तरह से होगा। एक को हम लोग कहेंगे क्या भाई? एक को कहा जाएगा कुफ्फी, KUFI, कुफ्फी, ठीक है ना, और दूसरे को कहा जाएगा क्या? दूसरे को कहा जाएगा नस्क। यदि थोड़ा एंगुलर हो, देखिए एंगुलर तरीके से लिखा जाए, कोणीय तरीके से लिखा जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? कुफ्फी। और यदि थोड़ा सा गोलाकार, थोड़ा वृत्ताकार, राउंड शेप में लिखा जाए, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नस्क। ये सुलेखन का प्रकार है। किसका प्रकार है? कैलीग्राफी का प्रकार है, लिपि है, ये समझ लीजिए। क्लियर ना? यदि जो आप लिख रहे हैं, कुरान की आयतें लिख रहे हैं, थोड़ा कैसा है? कोणीय है, एंगुलर है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कुफ्फी, KUFI, कुफ्फी। और यदि वृत्ताकार, गोलाकार है, राउंडेड शेप में है, जैसे देखिए यहां पर है राउंडेड शेप, ये देखिए राउंडेड शेप, ये देखिए थोड़ा राउंडेड शेप, ये देखिए राउंडेड शेप, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा नस्क। अब ये बहुत टफ क्वेश्चन बताया मैंने आपको, कुफ्फी और नस्क। और इन सारे समस्त तत्वों के लिए एक और कॉमन टर्म यूज किया गया है डियर। क्या यूज किया गया है? अभी देखिए, दिखाता हूं आपको। इसी सुलेखन को, इसी कैलीग्राफी को बोला गया है अरेबस्क। क्या है भाई अरेबस्क? अरेबस्क क्या है अरेबस्क? तो देखिए, जो भी आप दीवार पर कुरान की आयतें लिख रहे हैं, ज्यामिति चिन्ह बना रहे हैं, उसे क्या कहा गया है? अरेबस्क। तो अरेबस्क इज अ स्टाइल ऑफ डेकोरेशन दैट यूजेस रिपीटिंग सिमेट्रिकल पैटर्न्स ऑफ कर्व्ड फॉर्म्स। ये देखिए कर्व्ड फॉर्म्स, यहां देखिए कर्व्ड फॉर्म्स। क्लियर ना? और ये आपको कहां मिलेगा? कैन बी फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ मॉस्क एंड पैलेसेस, या फिर सिरेमिक टाइल्स में भी मिलेगा। तो आपके प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि अरेबस्क क्या है? तो सुलेखन की एक विधि है जिसमें ज्यामिति चिन्ह, है ना, ये वृत्ताकार हो सकता है, ये एंगुलर यानी कोणीय हो सकता है। तो ज्यामिति चिन्ह का, कुरान की आयतों का बहुत ही सुंदर ढंग से कहां आरेखन, कहां होना आरेखन? तो दीवारों पर। क्लियर? तो अरेबस्क इज अ डेकोरेशन स्टाइल that uses repeating symmetrical patterns of curved forms, है ना, geometrical figures where onto the walls. So I hope that you all are getting my points properly.
चलिए थोड़ा सा यहां भी हम लोगों ने नॉलेज ले लिया, लिपि का भी हमने नॉलेज ले लिया, कुफ्फी क्या है, नस्क क्या है या नस्तलिक क्या है, ये आपको बता दिया। ये देखिए यही है, ये अरेबस्क है ना। अब अरेबस्क में ये किस लिपि के हिसाब से लिखा गया है, तो ये जो है ये है नस्क लिपि, थोड़ा सा पर्शियन स्टाइल से इंस्पायर्ड है, और जो कुफ्फी होता है वो अरेबिक स्टाइल से इंस्पायर्ड है। तो लिखने के भी अलग अलग क्या है, अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। एक लिखने का स्टाइल है कुफ्फी और एक लिखने का स्टाइल है नस्क, ठीक है ना। और इन सभी को समग्र रूप से क्या कहते हैं, सभी को समग्र रूप से कहते हैं अरेबस्क। इसके अलावा और क्या, तो इसके अलावा इस्लामी स्थापत्य कला में जाली वर्क का अपना इंपॉर्टेंस है। जाली वर्क, ये देखिए, या लैटिस वर्क भी कहते हैं इस्लामी स्थापत्य कला में। इससे होता क्या है, इससे पहला नंबर देखिए, जाली से होगा क्या, जाली से जो प्राइवेसी है, जो आपकी निजता है, उसकी आप सुरक्षा कर पाएंगे, आप अपने प्राइवेसी को मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ इस जाली वर्क से किसकी एंट्री हो रही है, लाइट की। तो इस्लाम में लाइट का अपना एक इंपॉर्टेंस है, समझ गए, इस्लाम में लाइट का इंपॉर्टेंस है, प्रकाश का अपना एक विशेष महत्व है। तो प्रकाश भवनों के अंदर आए, लेकिन एट द सेम टाइम आपको अपना प्राइवेसी भी मेंटेन करना है। तो आप क्या करेंगे, इमारतों में किसका प्रयोग करेंगे, जाली नुमा संरचना का प्रयोग करेंगे। तो यही है क्या, जाली वर्क। चलिए तो अब हम लोग को समझना है, क्या समझना है, समझना है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का इवोल्यूशन और ग्रोथ। फीचर्स आपको मैंने बता दिया, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का आपको मैंने विशेषताएं बता दी कि क्या है विशेषताएं, सॉरी माफ कीजिएगा, मैंने आपको बताया भारतीय स्थापत्य कला की विशेषता और इस्लामी स्थापत्य कला की विशेषता, और इन दोनों के मिश्रण से जिस स्थापत्य कला का विकास हो रहा है वही है हिंद इस्लामी स्थापत्य कला। तो हमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के ग्रोथ और इवोल्यूशन को 3 स्टेजेस में समझना है। पहला है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दूसरा है रीजनल मुस्लिम किंगडम्स, और तीसरा जो स्टेज है वो है मुगल पीरियड। क्लियर ना, मुगल पीरियड। तो हिंद इस्लामी स्थापत्य कला का जो आरंभिक काल है वह है दिल्ली सल्तनत का काल। तो आइए इस वक्त देखते हैं जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स बन रहे हैं इसके बारे में समझते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के समय जो सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग बना है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, जो सबसे पहली बिल्डिंग बनी है दिल्ली सल्तनत के समय, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम कहां है, ये दिल्ली में है। किसने बनाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। कुव्वत उल या कुव्वत अल इस्लाम। कहा जाता है कि दिल्ली में जहां पर यह मस्जिद बनाई गई है वहां हिंदू और जैन मंदिर थे। इन हिंदू और जैन मंदिरों के ध्वस्त सामग्री पर ही या उन ध्वस्त सामग्रियों का ही यूज करके इस मस्जिद का या इस मॉस्क का निर्माण किया गया था। ये कैसे बोला जा सकता है, तो ये देखिए, ये देखिए, ये कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क का इंटीरियर पार्ट है, और ये जो इंटीरियर आप देख रहे हैं इसमें किसका यूज किया गया है, पिलर्स का। और ये पिलर यानी जो स्तंभ आप देख रहे हैं, ये कैसे दिख रहे हैं, हिंदू और जैन मंदिरों के ही स्तंभ हैं।
तो ऐसा कुछ लोग मानते हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहां पर हिंदू यानी दिल्ली में हिंदू और जैन मंदिर थे, इनको डिमोलिश किया गया, इनको ध्वस्त किया गया और उसी डिमोलिश्ड मटेरियल का यूज किया गया है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। इसके बाद फिर अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया गया है ना। यहां पर मैंने उस इमेज का यूज नहीं किया है, चलिए उस इमेज को हम लोग बाद में देखेंगे, बट इतना याद रखना है कि अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किस मस्जिद का निर्माण कराया गया। तो आंसर है अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा यह है वो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद। कहा जाता है इस मस्जिद का निर्माण भी हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त करके उसके ध्वस्त होने से जो निर्माण सामग्री या जो रॉ मटेरियल मिला, उसी ध्वस्त सामग्री का प्रयोग करके इस मस्जिद का निर्माण हुआ है। तो यानी इट हैज बीन सेड बाय मेनी स्कॉलर्स दैट Qutbuddin Aibak demolished Hindu and Jaina temples where at Ajmer, and he used that demolished material in the construction of this 2.5 दिन का झोपड़ा मॉस्क। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी कौन है? उनके मालिक हैं, उनके मास्टर हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक उनके स्लेव यानी दास हैं। तो कहा जाता है मोहम्मद गोरी के ऑर्डर पर ही 2.5 दिन में 2.5 days में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा मॉस्क, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। कहां पर? अजमेर, राजस्थान। उसके बाद आइए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 बिल्डिंग्स बनाए। तीसरा जो है इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन वर्क उसने स्टार्ट करवाया और उसका नाम है दिल्ली में कुतुब मीनार। तो हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन वर्क, हु इनिशिएटेड द कंस्ट्रक्शन वर्क और द बिल्डिंग ऑफ कुतुब मीनार वेयर एट और इन दिल्ली? तो आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दिल्ली में उसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ करवाया, लेकिन इसे पूरा किसने करवाया? इसे पूरा करवाया उसके दामाद इल्तुतमिश ने या अल्तमस ने। क्लियर? ये कितना स्टोरीड है? 5 स्टोरीड है, 5 तल्ला है, इसमें 5 तल्ले हैं। बाद में चलकर इस इमारत का जो ऊपरी हिस्सा है वह क्षतिग्रस्त हो जाता है बिकॉज ऑफ लाइटनिंग वर्क। बिजली गिरने के कारण इस इमारत का या फिर इस मीनार का, इस टावर का ऊपरी हिस्सा थोड़ा डैमेज हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिरोज शाह तुगलक ने इसको रिपेयर करवाया और 2 नए स्ट्रक्चर जोड़ दिए ऊपर में। और फिर थोड़ा सा रिपेयर वर्क और होता है किसके शासनकाल में? सिकंदर लोदी के शासनकाल में। तो इसके निर्माण से, रिपेयरिंग वर्क से 4 सुल्तान जुड़े हुए हैं। निर्माण कार्य आरंभ करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक, कंप्लीट हुआ इल्तुतमिश के शासनकाल में। लाइटनिंग वर्क हुआ यानी बिजली गिरी, ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ, रीबिल्ट किया इसका अपर पार्ट और रिपेयर किया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और फिर बाद में फिर लाइटनिंग के कारण, बिजली गिरने के कारण इसका कुछ हिस्सा, ऊपरी हिस्सा ध्वस्त होता है, क्षतिग्रस्त होता है और उसका रिपेयर करवाया किसने? सिकंदर लोदी ने। तो 4 शासक हैं, याद रखेंगे। इसके ऊपरी हिस्से में फिरोज शाह तुगलक ने
फिरोज शाह तुगलक ने संगमरमर का भी प्रयोग किया है। अदरवाइज नॉर्मली ये किसका बना हुआ है? सैंडस्टोन का बना है, बलुआ पत्थर का बना हुआ है। लेकिन इसके अपर पार्ट में किसका यूज हुआ है? तो इसके अपर पार्ट में मार्बल यानी संगमरमर का भी प्रयोग हुआ है। अब ये कुतुब मीनार किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो कुतुब मीनार was built in the memory of a famous Sufi saint कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी यानी कुतुब मीनार दिल्ली में रहने वाले एक प्रसिद्ध चिश्ती संत थे, उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उन्हीं की स्मृति में यह मीनार या फिर यह टावर बनाया गया है। क्लियर? यह विश्व विरासत स्थल का हिस्सा है ना, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए जरा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? ये कुतुब मीनार ही है वैसे। नेक्स्ट, अच्छा, जो मैं पॉइंट बताना भूल गया कुतुब मीनार में, वो ये है कि ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है। तो अलग अलग बुक में अलग अलग मिलता है, बट आप लोग 72.5 मीटर मान सकते हैं। कितना? 72.5 मीटर इसकी हाइट है। अब उसके बाद इल्तुतमिश ने कई सारे बिल्डिंग्स वगैरह बनाए। क्या बनाया इल्तुतमिश ने? तो दिल्ली में उसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य संपन्न करवाया। कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ कुतुब मीनार। किसने? इल्तुतमिश ने। नंबर 1। नंबर 2, इल्तुतमिश का पुत्र था, उसका नाम था महमूद। उसकी मृत्यु हो जाती है और ऐसे में उसने अपने पुत्र के लिए एक मकबरा बनाया। और इस मकबरा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? और यह मकबरा कहां है? दिल्ली में है। टॉम्ब दिल्ली में है और इस टॉम्ब को कहा जाता है टॉम्ब ऑफ सुल्तानगढ़ी। सुल्तानगढ़ी, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहां है भाई? ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में है। और किसने बनाया है? तो बनाया है इल्तुतमिश या अल्तमस ने। और ये किसका मकबरा है? तो ये मकबरा है इल्तुतमिश के बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र किसका? महमूद का। इसके अलावा इल्तुतमिश ने 2 और भवनों का कंस्ट्रक्शन करवाया। कौन कौन से हैं भाई? तो नागौर में, नागौर कहां है? राजस्थान। नागौर, यहां उसने बनाया अतारकीन का दरवाजा। अतारकीन का दरवाजा कहां है? नागौर में अतारकीन का दरवाजा। और बदायूं, वेयर इज आपका नागौर कहां है? राजस्थान। बदायूं कहां है? उत्तर प्रदेश। और बदायूं में उसने बनाया जामी मस्जिद। जामी मस्जिद या जामी मॉस्क। जामी मॉस्क। तो 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में बता दिया जो किसके द्वारा बनाया गया। आंसर है इल्तुतमिश या अल्तमस के द्वारा बनाया गया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, अब बलबन साहब क्या बनवा रहे हैं। तो बलबन ने अपने लिए मकबरे का निर्माण करवाया। कहां है मकबरा? बलबन का मकबरा या टॉम्ब ऑफ बलबन। आंसर है दिल्ली में। इस मकबरे की विशेषता क्या है? तो इस मकबरे की जो विशेषता है वो ये है, ये क्या है? ये है आर्च यानी मेहराब। पहली बार पूर्णतः इस्लामिक विधि से मेहराब किस संरचना में या किस इमारत में बनाई गई है? तो आंसर है बलबन का मकबरा। फर्स्ट बिल्डिंग इन विच आर्च वॉज कंप्लीटली बिल्ट अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल। तो आंसर इज द टॉम्ब ऑफ बलबन। तो किस मकबरे में, किस इमारत में पूर्णतः इस्लामिक विधि से पहली बार भारत में मेहराब का निर्माण कराया गया? तो आंसर है बलबन का मकबरा। बलबन ने दिल्ली में ही रेड पैलेस यानी लाल महल का भी निर्माण करवाया था। रेड पैलेस या फिर क्या?
लाल महल का निर्माण करवाया? किसने भाई? बलबन ने। क्लियर? तो ये आपको बता दिया बलबन के समय बनाई गई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाई गई इमारतें या स्ट्रक्चर्स। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के कुतुब मीनार के समीप बनवाया क्या? अलाई दरवाजा। ये देखिए, ये है अलाई दरवाजा। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि यह पहली ऐसी इमारत है दिल्ली सल्तनत की जिसमें गुंबद जो बनाया गया है वो कंप्लीटली इस्लामिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है, पूर्णतः इस्लामी नियमों पर आधारित है। क्या? गुंबद। तो फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ दिल्ली सल्तनत इन विच डोम वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इस्लामिक पैटर्न। तो आंसर है अलाई दरवाजा। वेयर इज अलाई दरवाजा? दिल्ली। और किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। फिर आइए, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको कहा जाता है जमायत खाना मस्जिद। जमायत खाना मस्जिद कहां है भाई? जमायत खाना मस्जिद दिल्ली में है। क्लियर ना? दिल्ली में। और इसे किसने बनाया? फिर से अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। और ये फर्स्ट बिल्डिंग है दिल्ली सल्तनत का जो कंप्लीटली इस्लामिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। यानी दिल्ली सल्तनत की पहली संरचना जो पूर्णतः इस्लामिक नियमों पर आधारित है, क्योंकि इसमें आपको है ना आर्च भी दिखने वाला है, आर्च है ना, इसमें आपको पूरी तरीके से डोम यानी गुंबद भी दिखने वाला है, अच्छे तरीके से पूर्णतः इस्लामिक विधि से। तो जमायत खाना मस्जिद किसने बनाया भाई? उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। कहां पर है? तो आंसर है दिल्ली। उसके बाद ये देखिए, ये जो है दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, क्या बनाया? सीरी का किला, सीरी फोर्ट। मंगोल आक्रमण से दिल्ली को बचाने के लिए इस फोर्ट का, इस किले का निर्माण करवाया। क्या बोलते हैं इसे? क्या कहा जाता है? सीरी फोर्ट, सीरी का किला कहा जाता है इसे। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में ही 1000 सितुन यानी 1000 स्तंभों वाला एक महल बनाया। क्या भाई? 1000 सितुन दिल्ली में बनाया, 1000 स्तंभों वाला महल, यानी पैलेस ऑफ 1000 पिलर, जिसे क्या कहते हैं? 1000 सितन या 1000 सितुन या 1000 सुतुन। दिल्ली में। तो दिल्ली में क्या क्या बना रहा है अलाउद्दीन खिलजी? अलाई दरवाजा नंबर 1, जमायत खाना मस्जिद नंबर 2, सीरी फोर्ट, सीरी का किला नंबर 3, और नंबर 4 इज व्हाट? 1000 सितुन यानी पैलेस ऑफ 1000 पिलर। क्लियर डियर? चलो यहां तक जान गए। फिर उसने दिल्ली में ही इसी 1000 सितुन के पास यानी पैलेस ऑफ 1000 पिलर के पास हौज खास बनाया था, यानी एक तरह का तालाब, बड़ा सा तालाब बनाया था, जिसे क्या बोला गया? हौज खास। हौज ए शमसी बनाया था इल्तुतमिश ने, लेकिन हौज ए खास बनाया किसने? तो हौज ए खास बनाया या कंस्ट्रक्ट करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। अब बात करने जा रहे हैं, अब आपको बताने जा रहा हूं तुगलक कालीन इमारतें। तो देखिए, तुगलक काल का जो बिल्डिंग है इसमें आपको दिखेगा फाइन सिंथेसिस ऑफ इंडियन और इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल। तुगलक काल के समय भारतीय और इस्लामी स्थापत्य कला का सुंदर मिश्रण देखने को मिलेगा। अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी के समय जो इमारतें हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, वह मुख्यतः इस्लामी संरचना से, इस्लामी स्थापत्य से अधिक प्रभावित हैं, और जबकि गुलाम वंश के समय की जो इमारतें हैं उस पर भारतीय स्थापत्य शैली का प्रभाव अधिक दिखता है। लेकिन यदि हम लोग तुगलक काल में आएंगे तो तुगलक काल में भारतीय और इस्लामी स्थापत्य दोनों का सुंदर मिश्रण दिखेगा। कैसे दिखेगा यह भी आपको पता चलेगा, है ना? या फिर चलिए पहले दिखाई देता हूं आपको। ये देखिए, ये है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा जो कि तुगलकाबाद किले में है, और इसमें आपको क्या दिखने वाला है? इसमें आपको दिखने वाला है
डोम यानी गुंबद, मेहराब, तो गुंबद और मेहराब किसकी विशेषता है? इस्लामी स्थापत्य कला की विशेषता है। जरा इसके ऊपर आइए, यहां पर कलश नुमा संरचना दिख रहा है और यहां पर कई और हिंदू प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। इसमें आपका बीम का भी यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है? बीम यानी लिंटल का भी यूज किया गया है, जो कि भारतीय स्थापत्य शैली से प्रभावित है। तो देखिए, एक ही बिल्डिंग में आपको भारतीय और इस्लामी दोनों के इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। ये केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, अदरवाइज आपके एग्जाम में, प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। वो नॉर्मली आपसे पूछेगा कि ये बिल्डिंग कहां है, वो बिल्डिंग कहां है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बट एक आइडिया हम लोगों ने डेवलप कर लिया कि अच्छा, तुगलक स्थापत्य शैली में हमें किसका सुंदर सम्मिश्रण दिख रहा है? तो हमें दिख रहा है सुंदर सम्मिश्रण भारतीय और इस्लामी स्थापत्य कला का, इंडियन और इस्लामिक आर्किटेक्चर का फाइन सिंथेसिस देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और चीजें आपको यहां नोट करनी है, वो क्या है? स्लोपी वॉल यानी ढलुआ दीवार। दीवार सीधी नहीं है बल्कि कैसा है? थोड़ा सा ढलुआ है। तो ये किसका इंपॉर्टेंट फीचर है? तुगलक आर्किटेक्चर का इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक ना। इसके बाद फिर आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल में गयासुद्दीन तुगलक के बाद आप क्या देखेंगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में? तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में गयासुद्दीन तुगलक के बाद आप देखेंगे ग्रे स्टोन का यूज, यानी भूरे पत्थर का यूज, यानी उच्च कोटि की निर्माण सामग्री नहीं देखने को मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि अब दिल्ली सल्तनत के राजाओं के पास उतना पैसा नहीं है, एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो चुका है, बार बार रिवोल्ट हो रहे हैं, इसलिए बिल्डिंग तो बन रहे हैं लेकिन टॉप क्वालिटी कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी सैंड स्टोन का यूज नहीं हो रहा है, मार्बल का यूज नहीं हो रहा है। और ये आपको कब से दिखेगा? तो सामान्यतः मोहम्मद बिन तुगलक और उसके पश्चात से। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स का नाम जान लें। ये देखिए, ये है तुगलकाबाद का किला। कौन बनाया है? बनाने वाले हैं गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक राजवंश के संस्थापक हैं। दिल्ली को 7 शहरों का नगर भी कहा जाता है। दिल्ली का जो पहला नगर है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दिल्ली का पहला नगर को कहा गया है किला राय पिथौरा, जो कि अनंगपाल तोमर द्वारा बनाया गया था। उसके बाद जो दूसरा शहर बसाया गया वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सीरी। और जो तीसरा शहर बसाया गया वो है तुगलकाबाद। और इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं गयासुद्दीन तुगलक। और फिर इसी तुगलकाबाद किले में उसने अपना मकबरा भी बनवाया। ये देखिए, ये उसका मकबरा है ना। किसका है ये मकबरा? गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। फिर आइए नेक्स्ट, ये है क्या? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसी तुगलकाबाद दुर्ग के किनारे या उसके समीप उसने बनाया जहां पनाह शहर, है ना। क्या बनाया? जहां पनाह शहर का निर्माण करवाया उसने। और यहीं पर उसने एक और किला बनवाया, उसे हम लोग कहते हैं अदीलाबाद का किला। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया जहां पनाह शहर, कहां? दिल्ली में, और अदीलाबाद का किला। उसके बाद फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आ रहे हैं फिरोज शाह तुगलक। और देखें फिरोज शाह तुगलक क्या कर रहे हैं भाई। तो फिरोज शाह तुगलक अब वैसे जहां पनाह शहर में एक मस्जिद है, उस मस्जिद को कहते हैं, उस मस्जिद का नाम है बेगमपुरी मस्जिद। लेकिन ये मस्जिद एग्जैक्ट में कौन बनाया है पता नहीं चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये जो मस्जिद है ये फिरोज शाह तुगलक के वजीर खाने जहां तेलंगानी ने बनवाया था। क्लियर। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसका जो निर्माण कार्य मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्टार्ट हो चुका है। कौन सा मस्जिद? बेगमपुरी मस्जिद है, कहां? दिल्ली में है, और जहां पनाह जो नगर है उसी के अंदर में है। क्लियर ना। तो बस आपको क्या याद रखना है, बेगमपुरी मस्जिद है कहां? तो बेगमपुरी मस्जिद है दिल्ली में। अब आइए फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में एक फोर्ट कम पैलेस बनवाया, यानी दुर्ग भी है और राजमहल भी है। उसे हम लोग कहते हैं कोटला फिरोज शाह या फिरोज शाह कोटला। कौन बना रहा है? फिरोज शाह तुगलक। कोटला फिरोज शाह।
क्लियर डियर? ये है फिरोज शाह कोटला, और इसी कोटला फिरोज शाह में वो क्या स्थापित करवाता है? अशोक का स्तंभ। क्लियर ना? अशोक का स्तंभ। और यहीं पर इसी कोटला फिरोज शाह के अंदर में है जामी मस्जिद। तो आपको यहां याद रखना है कि किसने बनवाया? कोटला फिरोज शाह। कहां पर? दिल्ली में। क्या है? एक पैलेस कम फोर्ट है, दुर्ग है ना, किला है और राजमहल है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया। अब ये सब नहीं याद रखना है। लाल गुंबद, खिड़की मस्जिद भी नहीं याद रखना है, दिल्ली में है खिड़की मस्जिद। और किसने बनवाया? तो फिरोज शाह तुगलक के प्रधानमंत्री, उनके वजीर खाने जहां तेलंगानी द्वारा बनाया गया था खिड़की मस्जिद। कलान मस्जिद, यह भी कौन बना रहा है? खाने जहां तेलंगानी। तो खाने जहां तेलंगानी के बारे में कहा जाता है कि वह एक ग्रेट बिल्डर था, एक महान निर्माता था, कई सारे मस्जिदों का निर्माण करवाया। तो देखिए, खिड़की मस्जिद, कलान मस्जिद, सारे कहां हैं? दिल्ली में। अब हम लोग पहुंच गए कहां भाई? अब हम लोग पहुंच गए सैयद और लोदी राजाओं के शासनकाल में। सैयद और लोदी राजाओं के शासनकाल में आपको बड़ी संख्या में मकबरा देखने को मिलेगा, मौसोलियम या टॉम्ब देखने को मिलेगा। और जो राजाओं के जो मकबरे हैं, ये जो सुल्तान का मकबरा है, ये कैसा है? ऑक्टागोनल, मतलब अष्टकोणीय। इसमें से एक मकबरा आपको ये दिख रहा है, ये मकबरा है सैयद वंशी शासक मोहम्मद शाह का। सैयद वंशी शासक मोहम्मद शाह का, और ये है कहां पर? तो दिल्ली के लोधी गार्डन में है। बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है, ये देखिए अभी बताने जा रहा हूं, ये है इंपॉर्टेंट। ये है सिकंदर लोदी का मकबरा। कहां है? लोधी गार्डन, दिल्ली में। किसने बनवाया? इब्राहिम लोदी के द्वारा बनाया गया। क्लियर ना? कहा जाता है इसे भारत का पहला गार्डन टॉम्ब, मतलब ऐसा मकबरा जो कि एक उद्यान के मध्य में है। तो दिल्ली के लोधी गार्डन में यह मकबरा है, सिकंदर लोदी का मकबरा। बनाया गया किसके द्वारा? इब्राहिम लोदी के द्वारा बनाया गया। ऑक्टागोनल है, यानी अष्टकोणीय मकबरा है। बनाया किसने? इब्राहिम लोदी के द्वारा। ठीक ना? फिर देखिए और भी यहीं दिल्ली के लोधी गार्डन में और भी कई सारे बिल्डिंग्स हैं, जिसमें से एक बिल्डिंग है शीश गुंबद। दिल्ली के लोधी गार्डन में और भी कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बता रहा हूं, जैसे एक है क्या? शीश गुंबद। इसके पहले आपको बता रहा हूं, ये देखिए, इसके पहले है बड़ा गुंबद। ये भी कहां है? बड़ा गुंबद है, ये भी लोधी गार्डन में है। बट ये सब के आने के चांसेस कम है। बड़ा गुंबद का निर्माण संभवतः सिकंदर लोदी के द्वारा हुआ। और फिर इसी दिल्ली के लोधी गार्डन में ये वाला मकबरा, मोहम्मद शाह सैयद का भी मकबरा। तो यानी चार इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो कि दिल्ली के लोधी गार्डन में आपको दिख रहा है। एक है मोहम्मद शाह सैयद का मकबरा, सिकंदर लोधी का मकबरा, बड़ा गुंबद और शीश महल। तो इसमें जो याद रखना है डियर, वो क्या याद रखना है? वो याद रखना है आपको सिकंदर लोधी का मकबरा। और वैसे आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि सिकंदर लोधी ने ही आगरा शहर की स्थापना की थी। तो हु कंस्ट्रक्टेड, हु बिल्ट और हु एस्टैब्लिश्ड द सिटी ऑफ आगरा? तो आंसर है सिकंदर लोधी। तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स देख लिया किन राजाओं के समय की बिल्डिंग्स? तो आंसर है दिल्ली सल्तनत के राजाओं या सुल्तान के समय बनाई गई जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, उनको हम लोगों ने देखा और कुछ समझने का प्रयास किया। अब आइए हम लोग टेंपल आर्किटेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और फिर कल आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। जो रिमेनिंग पोर्शन है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का, उसको हम लोग कल कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने जा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 कि द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड बिटवीन, द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, वास्तुकला की द्रविड़ शैली कहां पर विकसित हुई। अब ये सब सारे क्या है, बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन वही सिंपल तो है लेकिन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। कहां विकसित हुआ भाई, तो यहीं से पता चल रहा है, कृष्णा रिवर बेसिन और कन्याकुमारी, है ना। गोदावरी और कृष्णा के बीच में क्या डेवलप हुआ, गोदावरी और कृष्णा के बीच में डेवलप हुआ वेसर, समझ गए। तो इसका आंसर क्या है, ए आंसर है कृष्णा, और यस अंकुश का आंसर करेक्ट है, कृष्णा और कन्याकुमारी के बीच में। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज द एग्जाम्पल ऑफ द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। सन टेम्पल पता है, सन टेम्पल नॉर्मली नॉर्थ इंडिया में मिलते हैं, ऐसा नहीं कि साउथ में नहीं है, साउथ में भी है। दशावतार मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर और खजुराहो। अब इन चारों में से किसी एक को टिक करना है, तो आप लोग को आंसर पता है बी, यस बी, दैट इज बृहदेश्वर। ये द्रविड़ स्टाइल का है, और कहां पर है भाई ये बृहदेश्वर, तो बृहदेश्वर है आपके तंजौर में। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर इंक्लूडेड द कटिंग ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ रॉक इनटू टेम्पल, यानी निम्नलिखित में से किस वास्तुकला में चट्टान के एक टुकड़े को काटकर मंदिर बनाना शामिल था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है रथ टेम्पल। कहां का भाई, मामल्लपुरम का। एक पत्थर के टुकड़े को काट करके टेम्पल बनाया गया, रथ टेम्पल। कहां, मामल्लपुरम या महाबलीपुरम। क्वेश्चन नंबर 10, फिगर्स बाय यक्ष यक्षिणी आर फीचर ऑफ विच डायनेस्टीज आर्ट फॉर्म। यस, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10, यक्ष यक्षिणी की आकृतियां किस राजवंश की कला की विशेषता है। कोई आंसर नहीं दे रहे हैं, तो यक्ष और यक्षी जो है वो मौर्य काल से जुड़ी हुई। क्लियर ना, यक्ष यक्षी किससे, मौर्य। पाटलिपुत्र में एक स्थान है दीदारगंज, वहां से किसकी प्रतिमा मिली है, यक्षी की प्रतिमा, चामर ग्राहिणी यक्षी की प्रतिमा। और मथुरा में परखम नामक स्थान से मिला है मणिभद्र यक्ष की प्रतिमा। तो खैर अभी हम लोग इसके बारे में बात नहीं किए हैं, क्योंकि ये बेसिकली स्कल्पचर से जुड़ा हुआ है। बट यस, आंसर इज सी। ठीक है, वेरी गुड। गंधार स्कूल के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन 11 अभी आपको नहीं आंसर देना है, क्योंकि ये स्कल्पचर से जुड़ा हुआ है। अब आ जाइए सीधा क्वेश्चन नंबर 12, गुप्ता पीरियड विटनेस्ड विच फॉर्म ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, कि गुप्त काल में मंदिर वास्तुकला का कौन सा रूप देखा गया है। ये आप लोग के लिए अब बच्चा वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और आंसर है इसका नागर शैली। 12 का आंसर क्या है, नागरा स्टाइल। कि गुप्ता टेम्पल्स बिलोंग्स टू विच आर्किटेक्चरल स्टाइल, नागरा। क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूरिंग विच पीरियड वी विटनेस बिग इमेज ऑफ विष्णु, शिवा एंड अदर गॉड्स। किस काल के दौरान हमें शिव, विष्णु, वायु देवता की बड़ी
छवियां देखने को मिलती हैं। खैर ये टॉपिक हम लोगों ने अभी कवर नहीं किया है। अच्छा, कुछ लोगों ने आंसर लगाया 12 का ए, यस करेक्ट है। 13 का टॉपिक हम लोगों ने कवर नहीं किया है, बट 13 का आंसर है गुप्त काल। हमें शिव, विष्णु, वायु, इन सब के क्या देखने को मिलेंगे? इन सब के हमें देखने को मिलेंगे लार्ज स्कल्पचर्स, बड़ी बड़ी मूर्तियां। थोड़ा सा टॉपिक तो हम लोगों ने कवर किया ही था गुप्त काल में। गुप्त काल में टॉपिक कवर किया था शेष साई विष्णु की मूर्ति देवगढ़ दशावतार मंदिर में मिला है। और शिव से संबंधित कितने मंदिरों को हम लोगों ने कवर किया? भूमरा का शिव टेम्पल, नचना कुठार का पार्वती मंदिर। तो यस 12 का आंसर है। 12 का तो ए था और 13 का भी आंसर है क्या? ए। 14 का आंसर कैलाश नाथ टेम्पल एट कांचीपुरम containing sculptures with painting in the inner wall was built by। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। Who built कैलाश नाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम? Who built कैलाश नाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम? देखें किसने आंसर दिया है। सद्धेश ठाकुर, सद्धेश ठाकुर। यस करेक्ट आंसर है सद्धेश का। क्या है उत्तर भाई? तो आंसर है नरसिंह वर्मन द्वितीय, पल्लव शासक नरसिम्हा वर्मन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15, वेसारा स्टाइल आर्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नागरा एंड। अब ये फिर से बच्चों वाला क्वेश्चन। यस शिवम का भी आंसर करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा इजी है कि वेसारा स्टाइल किसका कॉम्बिनेशन है? तो वेसारा स्टाइल कॉम्बिनेशन है नागर और द्रविड़ का, नागर और द्रविड़। तो 15 का आंसर हो गया ए। अब भाई आप लोग को आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 16। ये वाला आंसर दीजिए, 15 नहीं दीजिए, सीधा आ जाइए 16 पे। क्वेश्चन क्या है? विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Caves at Badami are the oldest surviving rock cut caves in India. Barabar rock cut caves were originally made for ajivikas by Emperor Chandragupta Maurya. At Ellora, caves were made for different faiths. क्या फाइंड आउट करना है? करेक्ट स्टेटमेंट। रॉक कट वास्तुकला मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? गुहा वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बादामी की गुफा भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। बराबर की पहाड़ियों को काटकर बनाई गई गुफाएं मूल रूप से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीवक के लिए बनाई गई। एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाई गई। क्या है भाई आंसर? देखें किसने आंसर दिया। आंसर दे रहे हैं 16 का डी। अंकुश ने दिया डी, शिवम ने दिया डी। भाई थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा। बादामी के पहले हमने अजंता भी बताया है आपको, और अजंता के पहले भाजा, कारले, कन्हेरी, नासिक, पीतलखोरा भी बताया है आपको। तो यानी पहला तो रॉन्ग हो गया, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग है नहीं। ओल्डेस्ट सर्वाइविंग में बराबर ही आता है, तो पहला रॉन्ग। बराबर रॉक कट केव किसने बनाया था? बराबर रॉक कट केव्स चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बनाया था, अशोक ने बनाया था। मौर्यन एम्परर अशोक ने, हाँ आजीवक वालों के लिए बनाया, बट बिल्ट बाय मौर्यन एम्परर अशोका। तो सेकंड इज रॉन्ग। और कल हम लोगों ने एलोरा के बारे में बात किया
एलोरा में केव्स किससे रिलेटेड है? जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म। तो 3-1 इज करेक्ट, 1 and 2 इज रॉन्ग। तो आंसर क्या है? सी, 3 ओनली। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आया और आप लोग किसने दिया भाई? किसी ने बी नहीं लगाया यार, किसी ने भी बी नहीं लगाया। अच्छा सॉरी, सी लगाया है। किसने लगाया है? सी, सद्धेश ठाकुर ने लगाया है सी। यस, तो सद्धेश का आंसर करेक्ट है, अंकुश का आंसर करेक्ट है। यस, तो चलिए हम लोगों ने टॉपिक कवर कर लिया। क्या टॉपिक कवर किया? इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के इंपॉर्टेंट फीचर्स को देखा, समझा, और फिर दिल्ली सल्तनत के राजाओं या सुल्तान के समय बनाई गई कुछ इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स थे, कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं थी, उसको समझा। तो क्लास यहीं एंड करता हूं। कुछ देर के बाद दूसरी क्लास स्टार्ट होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे और कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास आज वाले क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मुगल आर्किटेक्चर आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल कवर रीजनल आर्किटेक्चर या रीजनल आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड अंडर मुस्लिम रूलर्स, और द लास्ट वन वुड बी द मुगल आर्किटेक्चर।